मारिया और डेनियल दोनों पुरातत्ववेत्ता थे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और विवाह सूत्र में बंधने वाले थे, लेकिन एक मिशन के ऊपर उनका भविष्य टिका था। उस मिशन को पूरा करके ही वो अपना घर बसाना चाहते थे। मारिया के नाना भी बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे। पिछले महीने उनकी मृत्यु हुई थी। मारिया को वो अपने मृत्यु से पहले एक किताब देकर गए थे, जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि जब वो मिस्र में एक फराओ के पिरामिड में गए थे तो ये किताब उनको उस मम्मी के सर के करीब रखी मिली थी, जिसका ताबूत खोलने में उन्हें 2 महीने का वक्त लगा था। उनका मानना था कि ये किताब बड़ी ही रहस्यमयी और कीमती है, जिनको उन्होंने सभी आर्कियोलॉजिस्ट और दूसरे लोगों से संभाल और छिपा कर रखा है। आज भी उनका मानना था कि ये किताब एक दिन या तो सारे राज खोलेगी या फिर कयामत का सबब बनेगी। मिस्र प्राचीन सभ्यता, पिरामिड और मम्मी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। शासक अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी मम्मी बनवाने की तैयारी कर लेते थे। उनका मृत्यु के बाद के जीवन अर्थात पुनर्जन्म पर विशेष विश्वास था। वो अपने साथ अपनी दैनिक वस्तुएं, खजाना, पालतू जानवर, नौकर चाकर, सैनिक सभी की मम्मी बनवा लेते थे और जो भी चीजें उनके दैनिक आवश्यकता की होती थी सब ताबूत में रखवा लेते थे। उन्हीं में से जरूरी रही शायद ये किताब, जिसकी चाबी वो नहीं निकाल पाए। नाना ने बताया था कि पिरामिड में काफी धन संपत्ति है, जिसके कारण हमेशा से पिरामिड चोरों के निशाने पर रहा है। एक बार एक मम्मी, शायद वो तूतनखामुन के सबसे बड़े सिपाही की रही होगी, क्योंकि उसकी ताबूत इतनी विशाल और भारी थी, जिसका ऊपरी छोर खोलने में उन्होंने रात दिन एक कर दी थी। तब जाकर उसका सिर्फ सर जितना हिस्सा ही खुल पाया था, जिसमें उन्हें मिली थी ये किताब। जब हमारी खुदाई चल रही थी ताबूत ढूंढने के लिए, उसी दौरान ये मम्मी जिसके करीब से उन्हें ये किताब मिली थी, उसकी हालत इतनी अच्छी थी कि मालूम होता था जैसे वो मम्मी अभी जाग उठेगी। ना जाने कितने सालों से दफन वो मम्मी इतने अच्छे हालात में कैसी थी। उस मम्मी के पट्टियों से बंधे सर के ठीक एक तरफ किसी सैनिक का बड़ा सा शिरोधर रखा था और ठीक उसी ताबूत के किनारे में ये किताब भी थी। वो मेरे हाथ लग गई, लेकिन अचानक ना जाने वहां बहुत कुछ घटने लगा। अजीब सी आवाजों से मानो पिरामिड हिलने सा लगा, मानो ऐसी एक और गूंज जिससे हमारे शरीर हिल से गए। मैं नहीं जानता ये सब इस किताब के उठाने के बाद हुआ था या शायद वो कोई भूकंप ही था, जिससे हमें वहां से खुदाई को जो का त्यों ही छोड़कर निकलना पड़ा। उस मम्मी के ताबूत तक पहुंचने का रास्ता आज भी किन्हीं बड़े पत्थरों से बंद है। ना जाने अब वो रास्ता कहाँ गुम हो गया। अगर मुझे पैरालिसिस ना आता तो मैं जरूर एक बार उस रास्ते को खोजने की कोशिश करता, मगर मुझसे सिर्फ इतना ही नक्शा बन पाया। मुझे उम्मीद है बेटा, आगे का रास्ता तुम खुद ढूंढ सकोगे। मुझे सिर्फ इतना ही याद है, मैं चाहता हूं तुम दुनिया को उस मम्मी तक पहुंचाओ और यकीन दिलाओ कि तुम एक बेहतर आर्कियोलॉजिस्ट हो। मेरी सबसे अच्छी पोती, ये किताब तो मैं ले आया, लेकिन ये कभी खुली नहीं। शायद उसकी कोई चाबी भी होनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता ये कैसी किताब है, इसमें क्या लिखा है, अच्छी भी है या बुरी है, ये मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। लेकिन एक बात तुम ध्यान रखना, तुम इस किताब के बारे में ना सोचकर सिर्फ उस मम्मी को ढूंढो और अपना नाम कमाओ। अगर कभी इस नक्शे के मुताबिक ताबूत को ढूंढने जाओ तो एक काली बिल्ली जरूर ले जाना। वो क्यों नाना जी? मारिया ने पूछा। प्राचीन मिस्रवासी बिल्लियों को बहुत मानते थे। बिल्लियां इस लोक और दूसरे लोक दोनों की वाहक है। दुष्ट आत्माएं बिल्लियों से बहुत दूर भागती है, इसलिए कभी भी ऐसी परिस्थिति आई तो ये तुम्हारी जान भी बचा सकती है। मुझे नहीं पता ये तुम्हारी जान असल में बचा पाएगी या नहीं, मगर शायद ये बात सच भी हो सकती है। मारिया महीनों इस परेशानी में लगी रही कि मुझे इस किताब का रहस्य जानने के लिए प्रयास करना चाहिए या नहीं, क्योंकि काफी बातें उसने सुन रखी थी कि जो भी उस पिरामिड में, जिससे कि पुराने आर्कियोलॉजिस्ट
मम्मी इसको ढूंढने के ख्याल से भीतर गए थे। गलत नक्शे और गलत राहों की वजह से आज तक बाहर लौट कर नहीं आए थे। अब तो उस पिरामिड में जाने से लोग डरने भी लगे थे। और नाना की मौत भी, जहां तक मारिया ने अपनी मां से सुनी थी, वो कोई नॉर्मल डेथ नहीं थी। नाना जिस कमरे में मरे थे उसमें रेत ही रेत थी, और मानो कोई रेत लेकर उनके कमरे में आया हो और उनके मुंह में रेत भरने की कोशिशों में नाना जी का दम घुट चला। अजीब बात थी, इतनी रेत कोई क्यों नाना जी के कमरे में लाएगा और ऐसा क्यों करना चाहेगा? वो एक बड़ी ही विचित्र मौत थी। नाना की मौत के ठीक एक दिन पहले ही नानी ने एक सपना देखा था और उन्होंने बताया था कि उनके सपने में एक बड़े से कद की कोई परछाई नाना जी के कमरे से निकली थी। उसके सर पर बाल नहीं थे, उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे, वो एक धुंधला साया था। और अगले ही दिन जब वो नाना जी के कमरे में पहुंची तो वो रेत से ढके हुए थे और सांसें रुक चुकी थी। मारिया ने बहुत सोचा, मगर अपने नाना जी की आखिरी इच्छा को वो उससे कुछ बनता देखना चाहते थे। उसका नाम देखना चाहते थे। मारिया ने तय किया कि वो एक बार जरूर उस पिरामिड में जाकर उस मम्मी की खोज करेगी। उनके नाना जी के बताए नक्शे के हिसाब से वो उन बड़े से पत्थरों को जैसे तैसे अवॉइड करने की कोशिश करेगी। वो फाइंड आउट करेगी कि हो ना हो ये नक्शा सही साबित हो। मारिया ने सारी बातें डेनियल को बताया तो डेनियल भी इस मिशन में उसके साथ चलने को कहने लगा। दोनों अगले दिन तैयार हुए। पिरामिड तक पहुंचना मुश्किल नहीं था, मगर उसके और भीतर जाने के लिए उसे परमिशन लेनी थी ताकि वो भीतर जाकर खोज कर सके। मगर ये काफी मुश्किलों भरा सफर रहा। मारिया और डेनियल को किसी भी तरह से परमिशन नहीं मिल सकती थी, क्योंकि कानून अब सख्त थे और एजेंसीज अलर्ट थे। मगर मारिया को कैसे तैसे आगे बढ़ना ही था। कुछ भी करके उसे पिरामिड के काफी अंदर जाना था। उस रात तक मारिया काफी लोगों से समझाइश में लगी रही, मगर उसकी यहां अब नहीं चल सकती थी। कोई भी रास्ता काम नहीं आ रहा था। मारिया के पास सिवाय लौट जाने के अब कोई रास्ता नहीं था। पिरामिड्स की सर्द रात होने लगी थी। अच्छी खासी ठंडी लहरें हर जगह फैलने लगी थी। आधे से ज्यादा स्टाफ की ड्यूटीज खत्म हो चली थी। मारिया और डेनियल एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठे टूटी आस लिए पिरामिड्स को निहार रहे थे। पिरामिड्स के ऊपर दिखाई पड़ते टिमटिमाते तारों में खोई सी कुछ सोच रही मारिया को किसी ने आवाज दी, मैडम। मारिया और डेनियल ने एक साथ उसकी तरफ देखा तो वो होलिये से कोई भेड़ चराने वाला लग रहा था, जिसके हाथ में एक लाठी और बदन पे पुराने फटे कपड़े थे। हाँ, मारिया ने कहा। अजीब सी बात थी। चरवाहा अंधेरे में ही खड़ा रहा और उसने कहा, मैं जानता हूं आप लोग इस फैसिलिटी से नहीं लड़ सकते अपनी खोज करने के लिए, मगर मेरा यकीन मानिए, आप फिर भी अंदर जा सकते हैं। तुमने देखा नहीं, सभी लोग नकार चुके हैं, डेनियल ने कहा। और हम फिर भी अंदर कैसे जा सकते हैं? चरवाहे ने कहा, फैसिलिटीज की नजरों से छिपकर। मगर वो कैसे? यहां तो इतने सारे गार्ड्स हैं, आखिर हम अपनी 6-7 जनों की टीम को लेकर कैसे इनसे बचकर जाए? चरवाहे ने फिर कहा, हम आगे के रास्ते से नहीं, पिछले रास्ते से जाएंगे, जहां का एक बड़ा सा हिस्सा बिखरा हुआ है। वहां से जाने में थोड़ी मुश्किल तो होगी, मगर वहां तैनात हो रहे गार्ड से मेरी पहचान है। मगर क्या? मारिया ने कहा, मगर आपको इसके लिए कुछ नोटों का बंदोबस्त करना होगा। मारिया और डेनियल एक दूसरे की तरफ देखने लगे और चरवाहे से कहा, हम तुम पे इतना भरोसा कैसे कर ले? चरवाहा अपनी लकड़ी का सहारा लिए एक बार वापस रास्ते की ओर मुड़, भरोसा करोगे तो जानोगे। आज रात 2:30 बजे तक 19,000 इजिप्ट पाउंड का बंदोबस्त कर देना और मिलना मुझे अपनी टीम के साथ
पिरामिड के पिछले दरख्त वाले रास्ते पे। ठीक 3 बजे आप लोगों को भीतर छोड़ दिया जाएगा, आगे आपकी मर्जी। और चरवाहा वापस चला गया। उसकी बात तो अजीब थी, भरोसे लायक भी कम लग रही थी, मगर फैसिलिटीज रिश्वत लेना नहीं चाहती थी और चरवाहा आगे से आकर उनकी हेल्प करना चाहता था। सारे रास्ते निपटाने के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं बचता था तो डेनियल और मारिया ने चरवाही की बातों पर यकीन ही मान लिया। अपनी 6 जनों की टीम लेकर ठीक रात 2 बजे कैसे तैसे छुपते छुपाते डेनियल और मारिया सबसे बड़े पिरामिड के पिछले हिस्से की ओर दौड़ने लगे। फैसिलिटीज के काफी सारे लोग अब वहां नहीं थे। रात गहरी हो चुकी थी। अंधेर घुप और तारों से जगमगाता पिरामिड खूबसूरत और डरावना सा लग रहा था। अजीब सी ठंडी हवाएं मारिया को महसूस हो रही थी, एक जुनून जिसे आज हासिल करना ही था। आखिर जैसे तैसे मारिया और टीम पिरामिड के पिछले हिस्से में पहुंचे तो मारिया को वहां चरवाहा खड़ा दिखाई दिया। रास्ते पे 3-4 गार्ड भी उसके करीब ही खड़े थे। मालूम होता था कि वो उनका कोई खास आदमी ही था। 19,000 इजिप्शियन पाउंड की बात तय थी, जो मारिया के लिए मुश्किल नहीं थे। रात के 2:26 का समय हुआ था। मारिया और टीम उनके करीब पहुंच सौदा करने लगे। डेनियल चाहता था कि उनका एक आदमी उनके साथ भीतर जाएगा ताकि अंदर कोई गड़बड़ ना हो, प्लान में कोई प्रॉब्लम ना हो और भरोसा भी बना रहे। आखिर गार्ड्स में से एक आदमी उनके साथ भीतर जाने को तैयार हो गया। चूंकि मारिया का काम कुछ घंटों का था और पिरामिड्स का यह हिस्सा टूरिस्ट के लिए भी बैन था, इसलिए इस काम में कोई जोखिम भी नहीं था। 19,000 में से केवल 17,000 इजिप्शियन पाउंड मारिया ने दिए और बाकी के बाहर आने पर तय हुए थे। 2:40 तक सारा सौदा फिक्स हुआ और आखिरकार मारिया अपनी टीम के साथ भीतर जाने लगी। सामान के बैग्स ज्यादा थे और रास्ता संकरा, इसलिए कुछ बड़े सामान उन्हें बाहर ही रखने पड़े। डेनियल, अब समय है अंदर जाने का। मरियम ने डेनियल को हौसले से भरी मुस्कान के साथ कहा। आखिर टीम के 8 लोग और एक गार्ड पिरामिड के संकरे रास्तों में घुस चले। चूंकि ये पिरामिड का पिछला हिस्सा था, इसलिए नाना जी के दिए नक्शे को समझना थोड़ा मुश्किल था, मगर आधा रास्ता तो उनको साथ आए गार्ड ने पार करवा दिया। जहां तक उसे समझ थी, अब इलाका थोड़ा सांस लेने और रेस्ट करने काबिल आ गया था। वो एक खाली चैम्बर था। केवल टॉर्च की रोशनी में ठंडा पिरामिड उनके रोम रोम को सिरा रहा था। अजीब सी खामोशी थी यहाँ। एक छोटी सी आवाज भी बड़ा शोर पैदा कर रही थी। उनको आपस में आती सांसों की आवाजें भी सहमा जाती थी। ओके सो अब हम लोगों को इस तरह से घूमकर आगे जाना होगा। चेक इट आउट, रास्ता जरा संकरा है। पहले सामान आगे करके निकाल लेते हैं ना। और सभी लोग मरियम के इशारों से आगे बढ़ने लगे। कितनी ठंड है। साथ आए टीम के लोग आपस में बात करने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते 1.5 घंटे से ज्यादा बीत चुका था। टॉर्च की रोशनी में ना जाने कितने हिस्से तक पिरामिड देखा जा चुका था, जिसे याद रखना मुश्किल था, क्योंकि टॉर्च की रोशनी में कुछ भी समझ पाना इतना आसान नहीं होता। ऐसे ही संकरे रास्तों से गुजरते गुजरते जब एक बड़ा सा आधा टुकड़ा पत्थर रास्ते को बंद करता नजर आया तो मारिया समझ गई कि इसके आगे ही नाना जी का बताया चैम्बर हो सकता है। उन लोगों ने मिलकर पत्थर को खिसकाने की कोशिश की, मगर पत्थर बहुत भारी था। उसे खिसकाने से आसान नीचे गिरा देना सही था, मगर इससे ज्यादा शोर होता तो पूरा पिरामिड गूंज उठता। मगर अब रिस्क लेना जरूरी था, क्योंकि इसी के आगे वो चैम्बर हो सकता था जहां सालों पुरानी मम्मीज रखी थी। आखिर 4 लोगों के जोर से पत्थर धीरे धीरे करता धड़ाम से नीचे जा गिरा और शोर इतना तेज हुआ
कि सब 7 मिनट तक शांति खड़े रह गए। इतनी देर चुप्पी साधने के बाद सभी ने हल्के हल्के कदमों से चेंबर में दाखिल होना शुरू किया। ओह माय गॉड, डेनियल के मुंह से आवाज निकल चली।